सर हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वी आर सपोज टू स्टडी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, ये पढ़े, है ना? सर पार्टनरशिप में और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई फर्क है क्या? है कोई फर्क? हाँ सर, ऑब्वियसली फर्क। अगर कोई आपसे बोले, पूछे कि बेटा व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है, तो भाई तीन कंडीशन है। कोई तुमसे पूछ ले व्हाट इज पार्टनरशिप, तो उसको समझने के लिए वी हैव थ्री कंडीशंस व्हिच मस्ट बी सैटिस्फाइड। अगर वो तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करे, को एग्जिस्ट करे मतलब तीन में से एक होने से, दो होने से नहीं चले, तीन में से तीनों एक साथ, अगर एक साथ होंगे तो ही वो चीज पार्टनरशिप कहलाए। क्या चीज है? पहला, देयर इज अ बिजनेस, एक बिजनेस है पहला, विच इज टू बी रन बाय टू और more persons together, दो या उससे ज्यादा लोग साथ में चलाएंगे उसको। दूसरी कंडीशन है देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, एंड तीसरा, ईच पार्टनर इज jointly and severally liable for act of others. इस एक लाइन जो मैंने तीसरा वाला जो लाइन लिखा है ना, यहाँ पे 1 हो गया, मान लो यहाँ पे 2 हो गया, एंड तीसरा ये रहा। इस तीसरे पॉइंट को हम लोग एक वर्ड नाम से जानते हैं, इसको हम लोग म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। पहला लाइन का क्या मतलब है? अगर हम कोई चीज ज्वाइंटली करें, मिलकर करें, तो वो पार्टनरशिप होगा, ऐसा सोचना गलत। सर फैन को बंद करना है, कर दे। ये क्यों है? प्लग निकाल दे। हाँ, आराम से आराम से। ठीक है, मैंने बोला कि अगर कोई चीज अगर हम लोग ज्वाइंटली करते हैं तो वो पार्टनरशिप होगा, ये सोचना गलत है। सर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, मैंने सपोज करो हमने एक रूम खरीद लिया, मैंने, अर्चिता ने, पूजा ने, तीनों ने मिलकर एक रूम खरीद लिया, और वो जो रूम है वो रूम को हमने रेंट पे लगा दिया। हमें रेंट मिलता है 6,000 रुपया महीने, 2-2 हजार हम तीनों बांट लेते। सर क्या ये पार्टनरशिप माना जाए? माना जाए। क्राइटेरिया क्या थी? क्राइटेरिया थी कि देयर हैज टू बी अ बिजनेस व्हिच इज सपोज टू बी रन बाय 2 और मोर। रूम लेकर भाड़े पे लगाना इज नॉट अ बिजनेस, ये बिजनेस नहीं। हम एक शॉप करते हैं, उस शॉप में हम लोग मिलजुल कर चलाते हैं, कभी हम, कभी अर्चिता, कभी पूजा। उस शॉप से हमको एक महीने में 6,000 की प्रॉफिट आई, हमने 2-2 हजार बांट लिया। क्या ये पार्टनरशिप है? हाँ, ये पार्टनरशिप। दैट मीन्स कोई काम को ज्वाइंटली करना और प्रॉफिट शेयर करना नेसेसरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप हो। पार्टनरशिप होने के लिए पहले ये पहचानना पड़ेगा कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो काम बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता। अगर वो चीज बिजनेस है
और हम लोग उसको मिलकर चला रहे हैं, तब तो वो पार्टनरशिप है, नहीं तो नहीं। फर्क समझ में आया? आज हम लोग एक बस खरीद ली, उस बस में हम ड्राइवर, ये लोग दोनों कंडक्टर है, हम लोग मिलकर बस पूरा कलकत्ता भर में घूमते हैं, लोगों से टिकट पे लेके पैसा इकट्ठा करते हैं, बाद में रात को जो इकट्ठा आता है बस हम लोग आपस में बांट, पेट्रोल वेट्रोल का, सफाई फाई का, रिपेयरिंग वेपेयरिंग खर्चा दी, तो प्रॉफिट बचता तीनों आपस में बांट। क्या ये पार्टनरशिप है? हाँ, ये पार्टनर, क्योंकि रनिंग अ ट्रक और रनिंग अ बस इज इन इट्स बिजनेस, यस इट इज अ बिजनेस। बट आज मान लो हमने बैंक में 1 लाख रुपए एफडी कर दिया, उस पर जो इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट हम तीनों आपस में बांट, ये बिजनेस नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस नहीं। तो इससे जो हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, इसको ज्वाइंट ओनरशिप बोलते हैं। तो ज्वाइंट ओनर होना और पार्टनर होना, ये दो अलग अलग बात है। ये सबसे पहला और सबसे प्राइमरी टर्म है कि देयर हैज टू बी अ बिजनेस। पहले क्राइटेरिया है कि बिजनेस होना पड़े, और उस बिजनेस को दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर चलाते हैं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट। इन्वॉल्वमेंट एक से ज्यादा होनी पड़ेगी तो ही पार्टनरशिप की बात है। वो लोग इस बिजनेस की प्रॉफिट को शेयर करते हैं, इसका एक अग्रीमेंट है। यहाँ पे स्पेस देना छूट गया है मेरा, यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, तो अग्रीमेंट, दे हैव एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। हम लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉफिट इक्वल इक्वल बांटेंगे, हम 60% लेंगे, तुम लोग को 20% देंगे, हम 50 लेंगे, तुम लोग को 25 देंगे, या हम 40 लेंगे, तुम लोग को 30 देंगे, या हम 30 लेंगे, तुम लोग बाकी का 35 बांटो। ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है हमारे बीच। जरूरी नहीं है कि वो सेम ही, ठीक है। तीसरी बात, ईच पार्टनर इज ज्वाइंटली एंड सेवरली। सर ये ज्वाइंटली एंड सेवरली, ये कोई स्पेसिफिक वर्ड मीनिंग सिग्निफाई करेगा? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड ज्वाइंटली एंड सेवरली? हम सेवरली का स्पेलिंग को लेके भी डाउट है, ऐसी डब्ल्यू नहीं होगा, ऐसी वी होगा, सेवरली का यही मीनिंग है। क्या मतलब होता है इस लाइन? कोई एक गेसवर्क टाइप कुछ तुम लोग की तरफ से? सेवरली मतलब वो पार्टनरशिप दोनों के डेप्थ में चला गया तो हर हर वो पार्टनर लायबल होगा, मतलब अपना स्पेसिफाइड रेशियो। स्पेसिफाइड रेशियो में होता तो फिर इस सेवरली का वर्ड है, ज्वाइंटली में वो बात है, हर एक आदमी ज्वाइंटली भी लायबल है, और अगर ज्वाइंटली भी नहीं दे सकते तो पर्सनली भी लायबल। ज्वाइंटली एंड सेवरली का यही मतलब। और एक्ट ऑफ ईच अदर, है ना, ईच पार्टनर इज ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। मतलब सपोज करो ऐसा हुआ कि हम और भाग्यश्री, हम लोग 2 जन पार्टनर है। भाग्यश्री क्या की, बैंक से गई, फर्म के नाम से 1 करोड़ का लोन उठा, 1 करोड़ का लोन रुपया लेके बक्सा में भर के अमेरिका, लंदन गए। अब बैंक आता है ऑफिस में कि 1 करोड़ का लोन लिया आपका पार्टनरशिप फर्म में, आप पे कीजिए। हमने तो नहीं लिया, डॉक्यूमेंट्स दिखाया, भाग्यश्री ने लिया। क्या भाग्यश्री पार्टनर है? हाँ भाग्यश्री पार्टनर। तो अगर भाग्यश्री वो लोन अपने पर्सनल नाम से लेती ना, तो बैंक भाग्यश्री को खोजे। लेकिन अगर भाग्यश्री फर्म के नाम से लोन ले लेती है और भाग जाती है, मैं पे करने के लिए लायबल हूं क्या? हाँ। पार्टनरशिप में ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आपका जो पार्टनर कुछ कांड कर दिया उसके लिए भी आप लायबल हो जाएंगे। ये चीज हमेशा होनी पड़ेगी, और जब तक ये एलिमेंट नहीं रहेगा, ऊपर के 2 एलिमेंट अगर हो भी जाएं तो भी वो पार्टनरशिप की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। दैट मीन्स हम एग्जांपल देते हैं कि आज मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मैं फुल टाइम टीचिंग में बिजनेस भी शुरू किया। अब मैं जब तक टीचिंग में रहता हूँ उतनी देर तक उस बिजनेस को रन नहीं कर सकता, वहां पे कोई और मेरे बिहाफ में बैठे। तो मैंने डिसाइड किया कि आशुतोष को अपना मैनेजर बना के वहां बैठा। आशुतोष एफिशिएंट बंदा है, एक्सपर्ट बंदा है, काम धंधा अच्छे से जानता है। ये बोला कि सर मेरा सैलरी क्या हो? हम बोले बेटा तेरे को सैलरी नहीं दे, जो भी प्रॉफिट आएगी उसका 40% तुमको दे, मैनेजरियल कमीशन टाइप्स। और मैंने उसको तुमको प्रॉफिट शेयर की तरह दे, बट तुम्हारी पोजीशन पार्टनर की है कि मैनेजर की? मैनेजर की।
भले ही मैं इसको 40% दे रहा हूं, प्रॉफिट में हिस्सा दे रहा हूं, फिक्स सैलरी नहीं है। जो कमाएंगे उसका 40%, 1 करोड़ कमाए तो 40 लाख तुम्हारे, 10 करोड़ कमाए तो 4 करोड़ तुम्हारे, लेकिन तुमको मालिक नहीं मालिक। तो यहाँ प्रॉफिट तो शेयर हो रही है, 40% दे रहे हैं उसको, बट क्या वो मेरा पार्टनर कहलाएगा? नहीं, he will not be treated as a partner, क्योंकि उसकी स्टेटस क्या है? उसकी स्टेटस मैनेजर की। अब मैं उस बिजनेस के लिए बैंक से 100 करोड़ का लोन उठा लिया, और वो लोन का पैसा लेके मैं लंदन भाग गया। पीछे से बैंक वाला आएगा, उसको पकड़ेगा, बोलेगा सर हम तो मैनेजर है, मालिक तो है नहीं। तो क्या मेरे किए हुए एक्ट के लिए वो लायबल है? नहीं। वैसा जाइए मालिक को पकड़िए। आप तो देख सकते हैं, मेरा एग्रीमेंट देख सकते हैं बॉस के साथ, मैं मैनेजर हूँ, मैं तो नौकर हूँ, एम्प्लॉय। 100 करोड़ का मेरा कहाँ पोजीशन, ऐसे ही बोल के निकल लेगा बंदा। समझ आ रही है बात? तो एक दूसरे के किए हुए एक्ट्स के लिए जब पार्टनर्स लायबल हों तो ही वो पार्टनर कहलाते हैं, अदरवाइज वो पार्टनर नहीं कहलाते। तो ये तीनों सिचुएशंस जब एक साथ को एग्जिस्ट करेगी तो ही ये सेटअप जो होगा इन लोग के बीच में, जो रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे। बात समझ आई? तीनों साथ में होना पड़ेगा, ये भी एक क्राइटेरिया है। और जो इनका रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है, पक्का? तो सर, द बिजनेस which is run under the partnership is known as partnership firm। उस बिजनेस को क्या नाम देंगे? पार्टनरशिप फर्म। उन लोगों को क्या नाम देंगे? पार्टनर्स। और उन लोगों के बीच में जो रिलेशन होगा, उस रिलेशन को क्या नाम देंगे? पार्टनरशिप। फर्क समझ आया तीनों के बीच में? अच्छे से क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो सर, मेंबर्स इन्वॉल्व्ड आर नोन एज पार्टनर। रिलेशन दे शेयर is known as partnership। The business they run is known as firm। ये तीन जो डिफरेंस है तीनों में, ये आपको समझ के चलना हो। कोई दिक्कत? टाइप्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या क्या होता है। बहुत सारे होते हैं, हम मेन मेन पढ़ते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर, दूसरा होता है डोरमेंट पार्टनर, तीसरा होता है पार्टनर बाय एस्टोपल, और भी होते होंगे, बट अपने लिए थ्योरेटिकली अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन ही काफी। मान लो हम अर्चिता पूजा 3 जन पार्टनर है, और बिजनेस का सारा डिसीजन जो भी होता है, सारा एक्टिविटी जितना भी होता है, हम और अर्चिता ही देखते हैं। पूजा के बोलते तू छोटा बेबी है, तो आराम से बैठ, तुम जब ऑफिस आएगी तो तुमको कोल्ड ड्रिंक मंगा देंगे, चिप्स मंगा देंगे, तुम बैठ के खाओ पियो, केक खाओ, कुछ पेस्ट्री खाओ और एंजॉय करो, काम हम लोग देख लो। कौन छोटा बच्चा से काम कराएगा बताओ? ऐसा थोड़ी होता, नहीं करवाते काम। तो एक पार्टनर जो बिजनेस में है,
एक्टिवली इन्वॉल्व है, बिजनेस की एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व है उसको एक्टिव पार्टनर। और एक ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में सिर्फ पैसा लगाया है या सिर्फ अपना नाम दिया, पैसा भी नहीं लगाया, उसको हम लोग नॉमिनल या डोरमेंट पार्टनर के नाम से जानते हैं। नॉन एक्टिव पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर बोलते। सवाल उठना चाहिए बच्चा लोग के दिमाग में कि सर जब अगला पैसा भी नहीं लगाया तो फिर उसको हम पार्टनर बनाए क्यों? कई लोग ऐसे अपने लाइफ में होते हैं जिनका नाम ही बहुत होता है। आज अगर मेरी मुकेश अंबानी से बात हो जाए कि सर हम एक पार्टनरशिप बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, उसमें हम और नेहा व्यास हम लोग पार्टनर हैं, हम लोग थर्ड पार्टनर के तौर पे आपका नाम देना चाहते हैं। मुकेश अंबानी बोलते ठीक है कर ले, तेरे लिए कुछ भी कर ले, मेरा नाम ले ले पार्टनरशिप में, कोई दिक्कत नहीं। पैसा वैसा नहीं लगाएगा, बोला हाँ सर पैसा नहीं चाहिए। अब हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हम नेहा और मुकेश अंबानी पार्टनर है, तो वो क्लाइंट हमको हल्के में लेगा कि सीरियस लेगा? सीरियस लेगा। हमको वो ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं? तो अगला पैसा भी नहीं दिया, अगला काम भी नहीं करता, तो मुकेश अंबानी मेरे पार्टनरशिप फर्म में आके काम करेगा, इतना टाइम है उसके पास। लेकिन अगर उसके संग मेरे टर्म्स अच्छे हैं और अगला अपना नाम यूज करने देता है मेरे को अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर में एज ए पार्टनर, तो भैया मार्केट में माइलेज हो। हम बैंक में जाएंगे और बैंक को बोलेंगे हम लोग के पार्टनरशिप फर्म को लोन चाहिए, मुकेश अंबानी हमारा पार्टनर है, डॉक्यूमेंट्स में दिखेगा मुकेश अंबानी का साइन किया हुआ रहेगा उसके, तो भैया बैंक हमको लोन दे देगा कि नाटक करेगा? दे देगा। वो जानते हैं कि ये लोग कितना भी पैसा डुबा देंगे मुकेश अंबानी आराम से भरते है ना, क्योंकि पता है कि हम लोग के किए हुए एक्ट के लिए मुकेश अंबानी लायबल हो जाएगा ना। पार्टनरशिप को तो डेफिनेशन में लिखा है ये चीज, एक पार्टनर के किए हुए एक्टिविटी के लिए दूसरा पार्टनर बाय डिफॉल्ट पर्सनली भी लायबल हो जाता है। सारी बातें मैटर करती है, एकदम मैटर। तो हम किसी ऐसे आदमी को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं जो पार्टनर काम भी नहीं करेगा, पैसा भी नहीं लगाएगा, फिर भी हम उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? एकदम पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल। रीजन क्लियर है तुम्हारे साथ, कुछ लोगों का नाम ही काफी, इजंट इट? ये मैटर करता है। ऐसे पार्टनर को हम डोरमेंट पार्टनर बोलते हैं। पार्टनर भाई स्टोपल क्या हो? कोई बंदा हमारा पार्टनर है नहीं, ना डीड में ना कहीं, लेकिन उसी बंदे के सामने हम सबको बोलते हैं कि ये मेरा पार्टनर है। उसी बंदे के सामने हम सबको बोलते हैं कि ये मेरा पार्टनर, और अगला बंदा ना नहीं करता कि ये झूठ बोल। तो आज मान लो, सपोज करो, हम तुमको बोले कि वो मेरा भाई है, और वो कुछ नहीं बोला, तो वो ना नहीं किया और हम उसके सामने ही तुमको बोलते हैं कि वो मेरा भाई है, तो तुम तो यही समझेगा ना कि हाँ सच में भाई हो। ऐसे केस में अगर हम ये बोले कि वो मेरा पार्टनर है मेरे बिजनेस में, तुम तो यही मानोगे ना कि ये मेरा पार्टनर है बिजनेस में। और हम ये चीज उसके एब्सेंस में नहीं बोल रहे, उसके प्रेजेंस में बोल रहे हैं। वो सुन रहा है इस बात को। ऐसे में वो मेरा पार्टनर ना होते हुए भी मेरा पार्टनर कहलाएगा। किसकी नजर में? जिसने इस बात पे सुनकर भरोसा किया, उसकी नजर। समझ आई बात? सर थोड़ा अजीब सा है ना इसका कंडीशन, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो करेक्ट भी है। क्योंकि जब तुमको पता चला कि वो मेरा पार्टनर है, तुमको हम पे तो भरोसा नहीं, पर तुम उसको तो जानते हो, और क्योंकि तुम उसको जानते हो और तुम्हारे सामने, उसी के सामने हम तुमको बोल रहे हैं कि वो मेरा पार्टनर है, और अगला उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा, मना भी नहीं कर रहा, ऐसे में तुम अगर मेरे संग रुपया का लेन देन कर लेते हो, तो भैया तुम तो इसी भरोसे में किए ना कि हाँ वो पार्टनर है। ये नहीं देखा तो वो तो है ही, है कि नहीं? तो उस केस में क्या होगा? वो लायबल हो जाएगा। हाँ वो लायबल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में नहीं है तो क्या हुआ, पर उसकी प्रेजेंस में, उसके सामने मैंने बोला कि वो मेरा पार्टनर है और उसने ना नहीं किया, तो बाद में वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ हम उसके पार्टनर नहीं। वो मेरे तुमसे पैसे लेके मैं बैठ जाऊं तो वो देने के लिए लायबल हो जाए, फिर वो मेरे से कैसे रिकवर करेगा, वो सेकेंडरी फैक्टर है। बट तुम जितना पैसा मेरे से मांगने का अधिकार रखते हो, उतना उससे भी मांगने का अधिकार रखते हो। इसीलिए इसका नाम है पार्टनर बाय स्टॉप। जहां पर स्टॉप करना था तुमने अब स्टॉप नहीं किया, तो तब तुमने ना नहीं किया, तो अब भी तुम ना नहीं कर सकते। बोलने का ये मतलब। हाँ, दैट डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स, सिचुएशनल है बात, है ना?
कई लोग पेपर में नहीं है लेकिन जाके सामने बोलता है कि हाँ हम पार्टनर। अब बैंक अपनी सेफ्टी के लिए प्रूफ मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो अलग बात है, वो तो तुम्हारी खुद की अवेयरनेस की बात है। बट अगर तुम उसके सामने में उसके ना नहीं करने के कारण तुम भरोसा करके पैसा दे दिया, तो अब तुम उससे पैसा मांगने का अधिकार रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं। उल्टा भी हो सकता है, हम नेहा सोमिता पार्टनर है, भाग्यश्री सबको हम लोग के सामने ही सबको बोल रही है कि हम भी पार्टनर है इसका, ये है नहीं पार्टनर। पहले केस में क्या हुआ था? पहले केस में था कि हम उसको अपना पार्टनर बता रहे थे, दूसरे केस में वो बोलता है कि हाँ हम इस फर्म में पार्टनर, और मैं हम लोग के सामने ही बोल रहा हूँ और हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं कर। तुम लोग को भरोसा हो गया कि हाँ वो पार्टनर है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं किए, हम लोग के सामने बोल रहे हैं। बाद में तुम लोग के पास पहुंच गया पैसा उधार मांगने के लिए, और तुम लोग को पता चला कि हम लोग का पार्टनर है तो सेफ है, दे दिया पैसा तुम लोग उसको। तो तुम लोग को पैसा आके हम लोग से मांग सकते हो? हाँ मांग सकते हो। क्या बोलोगे सर आपको जब उस समय जब ये पार्टनर नहीं था, जब आपके सामने ये बात बोला कि वो पार्टनर है इस फर्म का, तो आपको तो बोलना चाहिए था नहीं ये झूठ बोल रहा है। आप तब नहीं मुंह खोले, तो अब भी आपको मुंह खोलने का अधिकार नहीं है, जेब खोलने का अधिकार है, पैसा दे दीजिए। लीगल एक्शन भी बनता है सर, एकदम बनता है। रिटर्न नहीं है तो क्या हुआ? पार्टनरशिप डीड का राइटिंग में होना मैंडेटरी नहीं, ओरल में पार्टनरशिप डीड हो सकती है। वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है कि एक्ट एंड ड्यूटीज के बेसिस पे कि वो घटना सच में हुई थी। अगर हुई थी तो फिर बाद में वो माना जाएगा, लीगल एक्शन बनेगा उसके ऊपर, उस पर फ्रॉड केस लग जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन हमको एक बार उसको पैसा देना पड़ जाएगा, पार्टनरशिप बाय एस्टोपल का यही मतलब। समझ आएगा? तो अगर कोई समझ लिए तो कहाँ कहाँ फंस सकते हैं, है ना? समझी? सच में समझ गई? मैंने कोई तुमको अपने से जोड़ दे तो तुमको सावधान रहना होगा, तुमको समय तुरंत ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। फालतू बात। अब ठीक है। हाँ कोई नहीं, हम अकेला है बस, और कोई नहीं। लिंक भेजा ही नहीं ग्रुप में हम, ये सब वापस पढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ पार्टनर के बाद अब आती है अकाउंटिंग की बात करते हैं और पार्टनरशिप। इसके सेगमेंट्स हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किए ना जी। पार्टनरशिप में अकाउंटिंग के क्या क्या टॉपिक्स होंगे, ये सारे टॉपिक्स होंगे ना, कितने सारे। तो इनमें से जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका? पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स करेंगे क्या इस चैप्टर में? दिस चैप्टर is concerned about sharing of business profit among partners. बिजनेस में जो प्रॉफिट आई उस प्रॉफिट को पार्टनर्स बांटते हैं आपस में, क्योंकि अगर एक सिंगल ओनर होगा ना, एक अकेला ओनर होगा, तो वो अकेला ओनर पूरे बिजनेस की पूरी प्रॉफिट का हकदार है। अगर थोड़ा बहुत भी फाइनल अकाउंट तुम लोगों ने किया होगा 11 में, तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ले जाके जोड़ देते थे, ये तो सभी को याद होगा ना। क्यों बांटने का जरूरत नहीं था? क्योंकि वो अकेला मालिक था। तो जो भी नेट प्रॉफिट आई पूरी की पूरी प्रॉफिट कैपिटल में जाके जोड़। सर यहाँ भी तो ये लोग ओनर ही है, यहाँ भी तो ये लोग बिजनेस ही कर रहे हैं। बस सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में फर्क क्या है? वहां अकेला ओनर था, यहाँ 3-4 ओनर। तो बिजनेस की जो कमाई होगी वो किसी एक की तो नहीं है, तीनों चारों की होगी। तो सर ये पार्टनर्स आपस में उसको बांटेंगे कैसे, उससे रिलेटेड बातचीत इस चैप्टर पे हम लोग को करें। वी आर सपोज्ड टू लर्न, अंडरस्टैंड हाउ पार्टनर्स शेयर profit earned from the business they are doing, in what manner, in what fashion, in what procedure they are supposed to share their profit. इसके बारे में पढ़ाई इस पूरे चैप्टर में होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तुम लोग मेरे को सोच के बताओ, पार्टनर्स लोग जब डिसाइड करते होंगे
कि प्रॉफिट कौन कितना लेगा, क्या बेसिस पे करते हो? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। रोल कितना प्ले किया और कुछ? ठीक बात। एक पर्टिकुलर पर्सन का होना इंपॉर्टेंट कितना था, एकदम सही बात। तीनों बातें एकदम पिन पॉइंट बात। सिर्फ मुकेश अंबानी को पार्टनर क्यों बनाए थे? ना तो अगला रोल प्ले किया, ना तो अगला पैसा दिया, बट बिजनेस पूरा उसके ऊपर ही फोकस था। उसके उसके रहने से ही थे हम, नहीं तो हम तो कुछ सही नहीं, फर्क पड़ा था ना। दैट मीन्स ये बात 3 पॉइंट जो आए, और मेरे हिसाब से अगर ये तीनों पॉइंट वैलिड पॉइंट है, ये बात तो समझ आ गई ना कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शैल नॉट बी वन डायमेंशनल। अग्रीड और डिसएग्रीड? सर वन डायमेंशनल का क्या मतलब होता है? एक क्राइटेरिया नहीं होगी प्रॉफिट बांटने की, प्रॉफिट बांटने की क्राइटेरिया एक से ज्यादा होगी। अग्रीड? तो फिर सर ये हुआ बातचीत कि मान लेता हूं, एक बार के लिए मान लेता हूं कि इन्होंने बोला सर कैपिटल इन्वेस्टेड एक फैक्टर है ना, दूसरा टाइम गिवन मतलब मेहनत कितनी की है वो दूसरा फैक्टर है, तीसरा टैलेंट एक फैक्टर हो सकता है, चौथा फेम एक फैक्टर हो सकता है ना। ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और इन सब में कंट्रीब्यूशन हर एक पार्टनर का बराबर हो ये जरूरी है क्या? जरूरी तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सारा का सारा कंट्रीब्यूशन सारे पार्टनर का सब रिस्पेक्ट में सेम। रुपया भी हम 50-50 हजार लगाएंगे, टाइम भी 2-2 घंटा देंगे, हम लोग की गुडविल भी सेम है, और हम लोग में टैलेंट भी सेम। ये तो हो ही नहीं सकता। कोई दो आदमी आपस में मान ही नहीं सकते कि तुम हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या हमारे बराबर इंटेलिजेंट। सब यही सोचता है कि मेरे सामने वाला हमारे सामने तो नॉर्मल बात है ना। तो भैया एक डायमेंशन नहीं है, एक क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया एक से ज्यादा है ना। तो सर किसी एक को इंपॉर्टेंस दिया जाए कि सबको इंपॉर्टेंस दिया जाए, सारे क्राइटेरिया? दैट मीन्स पूरी प्रॉफिट जब बटेगी तो उस प्रॉफिट के 3-4 टुकड़े कर दिए जाएंगे, और हर टुकड़े को अलग अलग फैक्टर के हिसाब से बांटा जाए। हम लाख रुपया कमाए तो लाख रुपया में से 20,000 रुपया हम कैपिटल इन्वेस्टेड के बेसिस पे बांटे, 25,000 रुपया हम मेहनत के दम पे बांटेंगे, बाकी का पैसा और किसी क्राइटेरिया पे बांटेंगे। ऐसा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा अगर, तो हर वो पार्टनर जिसका अपना एक यूएसपी होगा, स्पेशल पॉइंट होगा, उसमें वो अपने आप को पीछे पाएगा, और वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो पार्टनरशिप में उतनी तरह से डेडिकेटेड नहीं रहेगा, अपना 100% इनपुट नहीं देगा। यही वजह है कि प्रॉफिट को एक सिंगल रेशियो में ना बांटकर सेग्रीगेटेड रेशियो में बांटना पड़ता है। बात आई समझ में? पक्की बात। मान लो 3 पार्टनर है, पार्टनर अमर है, दूसरा पार्टनर अकबर है, तीसरा पार्टनर, अरे यार ये तो रेसिज्म का दाग लग जाएगा, तीसरा एंथनी। ये अमर अपने आप से बिजनेस करता है तो 20,000 कमाता है, अकबर अपने आप से बिजनेस करता है तो 25,000 कमाता है, एंथनी अपने आप से बिजनेस करता है तो 15,000 कमाता है। अगर तीनों मिलके बिजनेस करेंगे तो तुमको लगता है क्या कि तीनों का कंबाइंड इनकम जो होगा, कंबाइंड जब बनाएंगे तो 60 कमाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो 80-90 ऐसा कुछ कमाएंगे, 60 से तो ज्यादा कमाएंगे, पक्का ही बात। क्यों भाई? हाँ जी। तुमको क्या लगता है हम पार्टनर बनाएंगे जब अपने बिजनेस में किसी को, तो हम उसको दोस्ती यारी के नाम से, या फिर हम उसको अपने से कितना मोहब्बत है उससे, इसके बेसिस पे पार्टनर बनाएंगे क्या? तो क्या बेसिस पे पार्टनर बनाओ? हाँ, टैलेंट तो सब में सब टैलेंट होगा ऐसा जरूरी थोड़ी। आज मेरे को अगर बिजनेस सक्सेसफुली रन करना है, मेरे को अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस में पैसा इंपॉर्टेंट है,
टाइम देने वाला है कोई हो चाहिए, इम्पोर्टेंट है, और किसी के पास नॉलेज हो, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो आज मान लो अर्चिता और पूजा, नेहा, तो सभी मेरे लिए स्टूडेंट हो। तो जब स्टूडेंट हो तो सब मेरे लिए बराबर हो, पर तुम लोग में से किसी को पार्टनर चुनना है, तो फिर मैं क्या बेसिस पे चुनूं? सबको पार्टनर चुन लूंगा, सभी तो मेरे लिए इक्वल हो। नहीं, मैं जानता हूँ कि पैसा मेरे पास है, बिजनेस में मैं लगा, और क्योंकि बस पैसा है, मैं और भी बहुत कुछ करता हूँ। इसमें पार्टनर बनाने के लिए मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, टिक के काम करने का टेंडेंसी बहुत अच्छा है। क्योंकि ऑफिस में बैठने के लिए कोई बंदा चाहिए जो जी टिका के बैठा रहे, उथल पुथल कम हो, थोड़ा उधर उधर जाने का कम हो, फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो, जिसका पेशेंस वाला बंदा चाहिए। तो पेशेंस वाला बंदा चाहिए तो फिर हम किसको खोजेंगे? हम आशुतोष को ही खोजेंगे, शांति से टिक के बैठ के अपना काम करके देंगे। मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका मार्केट नेटवर्किंग बहुत अच्छा है। मार्केट नेटवर्किंग अच्छा, क्योंकि गुड्स बेचने के लिए लोगों से कनेक्ट होने की कैपेसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? हम अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बना लेंगे पर बेचना ही नहीं आता, तो एक ऐसा बंदा चाहिए ना जो सेल्स में एक्सपर्ट हो। तो हम एक दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर वही वाला खोजें। एक चौथा बंदा ऐसा भी खोजना चाहेंगे इस बंदे का एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज बहुत अच्छा हो, क्योंकि हम बना भी अच्छा लेते, बेच भी अच्छा लेते। ऑर्डर 50,000 पीस का उठाइए, बनाने का कैपेसिटी है ही नहीं, 20,000 से बेसी बना ही नहीं पाते। तो 30,000 का ऑर्डर वेस्ट जा रहा है, गुडविल खराब हो रहा है फर्म। तो एक बंदा जो कोऑर्डिनेशन ठीक बैठाता है, मैनेजमेंट का स्किल्ड बंदा जो हो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड बंदा हो, ऐसा कोई बंदा खोजे। दैट मीन्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई बिजनेस में पार्टनर का जो सिलेक्शन होता है वो प्यार मोहब्बत भाई दोस्त के बेसिस पे नहीं होता है। बिजनेस में सेगमेंट्स होते हैं, और उस इस सेगमेंट में जो स्पेशलिटी रखता है उसको रखता है। तो मान लेता हूँ अमर के पास पैसा ज्यादा है, बट इसको बनाना और बेचना नहीं आता। अकबर ऐसा आदमी है जिसको बनाना आता है पर इसके पास पैसा नहीं है, बेचना नहीं आता। एंथनी एक ऐसा बंदा है जिसके पास बनाना भी नहीं आता, पैसा भी नहीं है, लेकिन इसको कुछ दे दो तो ये मट्टी भी बेच के आ जाएगा, इतना अच्छा टैलेंटेड बंदा है। तो ये अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। ये पैसा कम कमाता है क्योंकि इसको बेचना तो आता है पर बनाना नहीं आता, पैसे की शॉर्टेज के कारण जितना बेच सकता है उतना बेच नहीं पा रहा है। इसके पास पैसा तो है लेकिन इसको बनाना और बेचना नहीं आता, जिसके चलते दूसरों पे डिपेंडेंट है, इसके चलते ये कम कमाता है। पर ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी कमजोरी को ये दोनों कवर कर रहे हैं, इसकी कमजोरी को ये दोनों कवर कर रहे हैं। जब तीनों की कमजोरियां कवर हो जा रही, तो इन तीनों का जो कंबाइंड वैल्यू आएगा वो इन तीनों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के टोटल से ज्यादा आना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात, क्योंकि जहां पर अमर वीक पड़ जा रहे हैं ना, वहां पे अकबर एंथनी मिलके संभाल दे रहे हैं, इजंट इट? दैट मीन्स इन तीनों की कंबाइंड एनर्जी और एक्चुअल परफॉर्मेंस में तुम देखोगे डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ पार्टनरशिप, इफेक्ट ऑफ थ्री इंडिविजुअल सोर्स बिकम्स अ ग्रेटर सोर्स, ये यहाँ पर दिखाई दे। तो इन लोग का मानना है कि अपने स्पेशलिटी का जो पैसा है वो मार्केट रेट से ले ले, और डिफरेंस का जो पैसा है वो ये लोग एक फिक्स रेशियो डिफाइन कर ले, उसमें बांट। मतलब अमर अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले ले, अकबर अपना प्रोडक्शन के ऊपर कमीशन ले ले, ये सेल पे कमीशन ले ले, और उसके बाद भी जो प्रॉफिट बच जाए, जो एक्स्ट्रा कमाई तीनों के ज्वाइंट इफेक्ट की वजह से वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको हम लोग रेशियो में बांट ले। ऐसा मेंटालिटी रखेंगे तो प्रॉफिट में सबको अपने अपने टैलेंट का इंडिविजुअल वैल्यू भी मिल जाएगा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल जाएगा, दोनों तरफ से खुश रहेंगे। ये इस सेग्रीगेशन ऑफ प्रॉफिट का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का क्राइटेरिया। बुझ ले। अच्छा, क्लास स्टॉप यहीं पे करेंगे, लेकिन जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर मैं ये जानना चाहूंगा तुमको अभी तक में क्या लगा। हम सिर्फ आना जाना, डेबिट क्रेडिट, ये सब समझाने की फोकस में है कि हम तुमको उसके रिलेटेड आगे पीछे की चीजों से रिलेटेड में भी फोकस करते हैं? मतलब तुमको बैकग्राउंड चाहिए भाई, सीधा सा बात। सिर्फ मैं बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा पीएल एप्रो के डेबिट में लिख देना, नहीं चलेगा। तुमको लॉजिक में बैठना चाहिए कि ये ऐसे ही क्यों हो रहा है, कि आज जब हम सिर्फ पूरे प्रॉफिट को 1:1:1 में बांट के खत्म कर सकते थे, तो फिर ये मल्टीपल सोर्स कहाँ से आ गए?
पता होना चाहिए तुमको ये चीज, इसीलिए इसकी बैकग्राउंड भी है। कोई तुमसे पूछ ले बेटा ये किया, पर ऐसा क्यों किया, तो वो क्यों तुम बता सको, ये मेरे लिए मायने बहुत रखता है। ठीक है ना? कोशिश करेंगे हम लोग अपनी तरफ से कि इन चीजों को संभाल के चले, और थ्रू आउट द ईयर अपने को चीज पे ध्यान रखना है। हर क्यों का जवाब होना चाहिए हमारे। कोई बोलता है ना हर क्यों का जवाब नहीं होता, कोशिश करेंगे मैक्सिमम से